Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 15th of January 2021, Friday. Inspiration of the day is, in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. India bulls housing in talks with PEs to sell 15 to 20% stake. So India Bull Housing Finance is all set to begin talks with few private equity investors such as Apollo Global, TPG, Brookfield in order to sell a very significant portion of its stake. And as per the information, this particular deal value is being pegged around 2000 crore rupees. So here the key word is प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या होते हैं. सो लेट्स डिस्कस इन अ वेरी ब्रीफ मैनर व्हाट इज एक्चुअली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. बहुत बार हमने इसको डिफरेंट नाम से भी सुना होगा. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड मैनी मोर. तो अगर हम बात करें प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी इज एन alternative investment class. It is an alternative investment class and consists of a capital that is not listed on a पब्लिक एक्सचेंज. तो ऐसा कैपिटल जो बेसिकली किसी भी पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता. प्राइवेट इक्विटी बेसिकली कंपोज ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टर्स दैट डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू any private company or that engaged in buyouts of the public company, those who are recently being delisted from the public exchanges or public equity market. So basically institutional investors or high worth or credited investors compose करते हैं private equity investment को, और generally by investing into private companies they bear the high amount of risk. और definitely अगर high amount of risk bear करते हैं तो उनका high return भी होता है. जनरली जो private equity investors होते हैं large portion एक private company में large portion में या large stake में invest करते हैं. और basically companies जब भी private equity के लिए जाती हैं तो there could be many reasons, बहुत सारे reasons हो सकते हैं जिसके लिए company private equity investors को इन्वाइट करती है इन ऑर्डर टू सेल द स्टेक. जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपना 15 से 20% का स्टेक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को सेल करने की बात करी. कैसे केसेस होता है जहाँ पर कंपनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं, जब जैसे कभी कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट करना है, टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, कभी अपने वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंड करना है, कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन करना है, किसी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी को एक्वायर करना है, इवन सम टाइम टू बोल्स्टर एंड सॉलिडिफाई इट्स बैलेंस शीट. जब कभी भी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है और कंपनी कैन नॉट गो फॉर पब्लिक एक्सचेंज, जैसे कि वे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, देन एंड दैट केस दे इनवाइट द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. डेफिनेटली इट है वाइस वर्सा. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको पोटेंशियल दिखता है. इट मीन्स या तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छे वैल्यूएशन की कंपनी हो, उसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, या फिर ऐसे स्टार्टअप्स हों जिनका पोटेंशियल बहुत हाई हो. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ऑल्दो प्रोवाइडेड दैट कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनका जो पोटेंशियल है, बिजनेस मॉडल है, दैट शुड बी वेरी रोबस्ट. तो अभी के लिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% स्टेक को सेल करने के लिए अपोलो ग्लोबल, टीपीजी, ब्रुकफील्ड जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया है. हालांकि कंपनी का इस पर्टिकुलर इक्विटी सेलिंग पर लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. बट अगर हम लास्ट ईयर से देखें, अप्रैल के जो लास्ट ईयर अप्रैल है, उससे जो ये शेडो लेंडर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसने धीरे धीरे अपना जो एक्सपोजर है होल सेल में वो रिड्यूस कर दिया, और इतना रिड्यूस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ वर्थ का जो एक्सपोजर है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का इनटू होल सेल लेंडिंग, उसको रिड्यूस कर दिया और अपना बिजनेस भी रिड्यूस किया. और ऑन द अदर हैंड रिसेंटली कंपनी हैज़ ऑल्सो कंक्लूडेड द डील विद ओक ट्री कैपिटल. अगर आपको याद हो तो ओक ट्री कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ DHFL. अगर आपको याद, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो रिसेंटली इंडिया बुल ने ओक ट्री के साथ भी 1000 करोड़ की डील फाइनलाइज की है. एंड अपार्ट फ्रॉम ओक ट्री देर आर नंबर ऑफ अदर्स प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जिसके साथ इंडिया बुल ने अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 करोड़ के होलसेल एक्सपोजर को रन डाउन करने की कोशिश करी. इट मीन्स देयर कुड बी अदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट.
फ्रॉम अदर कंपनीज इनटू इंडिया बोल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दैट में बी फाइनलाइज, कौन सा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट करेगा, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट अमाउंट में कितना स्टेक सेल होगा, दैट विल ऑल बी रियलाइज टिल अप्रैल। And there are certain terms and conditions that reducing the wholesale loan exposure is a key term or key condition for this deals. The promoter Sameer may reclassify his shareholding as an ordinary or non-promoter share. तो जो basically जो promoter है, main promoter है, that is Mr. Sameer, उनकी जो शेयर होल्डिंग है दैट विल बी रिड्यूस्ड अप टू एज अ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और अ नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर, जो अभी फिलहाल के लिए प्रमोटर हैं कंपनी के। एंड आफ्टर दिस डील his standing in the company may be reduced as a ordinary shareholder. इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पर की पॉइंट था वो था प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या हो, और जैसा कि हमने डिस्कस किया प्राइवेट इक्विटी एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है प्राइवेट फाइनेंसिंग की, दैट इज़ जनरली अवे फ्रॉम द पब्लिक मार्केट। और इसमें जो फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू एनी कंपनी और इंगेज्ड इन बाई आउट ऑफ सच कंपनीज। What are the advantage? Why generally company prefer this private equity firm? Definitely जब companies को बहुत सारे public exchanges के rules and regulations follow नहीं करने पड़ते, in that case company wants to or company go for private equity investment. So among the advantage of private equity are easy to access, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करने पड़ते। जैसे अगर किसी कंपनी को फंड रेज करना है, वो पब्लिक एक्सचेंज में है, तो इट हैज़ टू फॉलो नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो प्राइवेट इक्विटी के केस में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। ईजी एक्सेसिबिलिटी होती है, जो क्रेडिटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको भी एक रूट मिलता है दैट दे कैन इन्वेस्ट इन टू प्राइवेट कंपनी। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिसके लिए कंपनीज पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस को ना प्रेफर करके प्राइवेट इक्विटीज़ को प्रेफर करती है। और रिसेंटली हमने देखा भी है, आपने भी सुना होगा, प्राइवेट इक्विटी का जो टर्मिनोलॉजी है ये कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुए, चाहे वो रिलायंस रही हो, चाहे वो अदर स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न्स रही हो इंडिया में, दे ऑल हैव अट्रैक्टेड द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। लेट ITR सर्ज स्लोज डायरेक्ट टैक्स मॉप अप कॉन्ट्रैक्शन। तो संडे को लास्ट डेट थी ITR फाइल करने की। अ सर्ज इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 बिफोर द डेडलाइन एंडेड हेल्प्ड narrowed the decline in net direct tax collection to 9.2%। तो बेसिकली जितने ITR फाइल हुए हैं संडे को लास्ट डेट में फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, उसके कलेक्शंस के अकॉर्डिंग, ITRs के अकॉर्डिंग इस बार गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुशन मिला है अगेंस्ट द डिटोरिएटिंग रेवेन्यू पोजीशन। जैसा कि हम सभी को पता है कोविड-19 की ड्यूरेशन में जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाज सफरिंग। गवर्नमेंट का डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ है। तो संडे को लास्ट डेट थी ITR फाइल करने की, और ITR जितने फाइल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा था उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है एज पर द ITR फाइल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेडलाइन, दैट इज बाई संडे। द रिटर्न फाइल्ड क्रॉसेस द 59 मिलियन बाई संडे, द लास्ट डेट फॉर इंडिविजुअल्स, कंपेयर्ड विद द 56 मिलियन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल 56 मिलियन का ITR फाइल हुआ था, इस बार 59 मिलियन का ITR फाइल हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का नेट डायरेक्ट रेवेन्यू या नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉल होता हुआ दिख रहा था, वो थोड़ा सा नैरो हुआ है एज पर द ITR। अब क्वेश्चन हो सकता है बहुत स्टूडेंट को पता हुआ ITR क्या है, बट जनरल से डिस्कस करते हैं ITR, क्योंकि ITR समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो इस बार का ITR फाइल हुआ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा था, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन हो रहा था, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है अप टू 9.2%। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है इन विच एनी इंडिविजुअल जो कि पैसा कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, एनी इंडिविजुअल और अ पर्सन whosoever involved in any sort of economic activity is supposed to submit this ITR form to the income tax department। पहला तो ITR एक फॉर्म होता है जिसमें इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल सबमिट करता है, किसको सबमिट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बेसिकली इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनस इनकम एंड द टैक्स टू बी पेड
ऑन इट ड्यूरिंग द ईयर। वो इंडिविजुअल IT डिपार्टमेंट को ये बताता है कि इतनी इनकम जनरेट हुई है और इस इनकम के अकॉर्डिंग, मेरी इस इनकम के डायरेक्ट इनकम के अकॉर्डिंग आई एम लायबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। सो whatever extra tax has been deducted from my different income sources should be returned to me। तो ये डिक्लेरेशन होता है उस ITR फॉर्म में और उसी के अकॉर्डिंग गवर्न बाद में ITR जो IT डिपार्टमेंट होता है वो कुछ रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट करता है अगर उसका एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन हुआ होता है, जिसमें हम अपनी सेविंग्स भी दिखाते हैं कि दिस इज द सेविंग, जिस सेविंग में छूट मिलती है कुछ। दैट्स अ वेरी टेक्निकल इशू, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो सिंपल सा ही होता है कि एक फॉर्म होता है जिसमें इंडिविजुअल अपनी इनकम, अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ और एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शंस को शो करता है इन ऑर्डर टू गेट एनी रिफंड इफ देयर इज़ एनी एक्सीड। तो जो ITR फाइल हुआ उसके अकॉर्डिंग इस बार गवर्नमेंट का जो नेट डायरेक्ट गैस कलेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ओवर 3.1 मिलियन रिटर्न्स वर फाइल्ड ऑन डेडलाइन डे, दैट इज ऑन संडे। And this is the statistics about the recovering lost ground, that is the direct tax collection mop up. It is a comparative data between financial year 20 and financial year 21. As we can see, gross collection भी -8% तक फॉल किया है, रिफंड्स -3% तक फॉल की हैं, नेट टैक्स कलेक्शन जो है वो -9% तक फॉल किया है इनटू द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21 इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 20। तो ये हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर GST या किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात नहीं हो रही है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेरिटरीज, तो हमने कई बार डिस्कस किया, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू, कई बार मैंने आपको बताया कि बैंगलोर इज़ द ओनली टेरिटरी और इज़ द ओनली डेमोग्राफी जहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स में ग्रोथ देखी गई है। तो बैंगलोर इज़ द ओनली एक्सेप्शन। अगर हम अदर टेरिटरीज़ को देखें, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, all the metropolitan and the big city or the tier 1 cities all have the negative direct tax growth in comparison to the previous year। सबने नेगेटिव टैक्स कलेक्शन, सबका जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो नेगेटिव है। ऑल्दो जयपुर में कुछ 1+1 में है, दैट इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल, हमें कह सकते हैं इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट इन जयपुर। बट इन केस ऑफ बैंगलोर इट इज़ एक्चुअली 11% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन growth। Bangalore remains an outlier in comparison to other territories or other tier 1 towns where direct tax collection has been positive। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, हाई डेट मे नॉट वारंट रेटिंग कट। पैंडेमिक की सिचुएशन ने जितना इंडिया को अफेक्ट किया है शायद ही कुछ उतना किसी अदर कंट्री को अफेक्ट किया। इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अफेक्टेड बाय पैंडेमिक। वाई? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंट्री दैट इम्पोज द स्ट्रिक्ट, और हम कह सकते हैं सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन लैंड में ही इम्पोज हुए थे ड्यूरिंग पैंडेमिक। इफ़ यू रिमेंबर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल दे वर द कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कॉफर्स थे वो खाली हो गए थे। हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी रेवेन्यू कलेक्शन से पहले की न्यूज़ भी हमने अभी डिस्कस करी जहाँ पर हमने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करी थी, जिसकी वजह से अपने कई सारे सोशल और वेलफेयर स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को और बहुत सारे जो एंटिटीज़ है दे हैव टू रिलाई ऑन द बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी बोरोइंग्स करी फ्रॉम द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में बेसिकली ये बात कही गई है कि ऑल्दो इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है, व्हाट इज डेट टू GDP रेशियो? बेसिकली डेट टू GDP रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द कंट्रीज गवर्नमेंट डेट, मतलब जो गवर्नमेंट है उस पर कितना लोन है एंड इट्स GDP, और इसकी GDP की है। GDP क्या है? तो अ लो डेट टू GDP रेशियो इंडिकेट्स दैट एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इज सफिशिएंट टू पे बैक इट्स ऑल लोन्स ऑल डेट्स विदाउट इनकरिंग फर्दर डेट। तो अभी जो इंडिया का जो करंट डेट टू GDP रेशियो है दैट इज एक्चुअली मूविंग क्लोजर टू 90%। इट्स अ वेरी हाई अमाउंट। हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो 90% तक जा चुका है। इट मीन्स अगर इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को अपने ऊपर लदा हुआ सारा लोन वापस करना है तो इट हैज़ टू प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस
in order to repay its all debts without incurring the further debt। मतलब लोन ले पूरा करने के लिए दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट को लोन ना लेना पड़े, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इंडियन इकोनॉमी को अपनी जीडीपी ग्रोथ से ट्वाइस ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में कई सारे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस ने, इकोनॉमिस्ट ने, स्ट्रैटेजिस्ट ने ये वार्न किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आगे आने वाला जो बजट है उसमें गवर्नमेंट को फिस्कल एक्सपेंशन पर फोकस करना चाहिए। इट मीन्स एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। और डेफिनेटली गवर्नमेंट को अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, एलोकेशन बढ़ाना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे, हेल्थ सेक्टर पे, तो गवर्नमेंट को उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। और हम सभी को पता है गवर्नमेंट के पास इस समय रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, जैसा कि अभी हमने पहले के डेटा में ही देखा कि जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है वो -9% तक फॉल किया है इन केस ऑफ डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का तो फॉल बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू लाएगी? डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गो फॉर बोरोइंग्स फ्रॉम ईदर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट और फ्रॉम द आरबीआई। और जैसे ही बोरोइंग्स पर जाएगी तो फिर ये डेट टू जीडीपी रेशियो फिर इंक्रीज़ होगा। और इतने अमाउंट में डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज़ होने से क्या होगा? इंक्रीज़ होने से ये होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी की सोवरेन रेटिंग है, जो इंडियन इकोनॉमी की क्रेडिट वर्दीनेस है वो डाउन होगी। जो क्रेडिट फिच, इस तरह के जो एजेंसीज़ हैं जो एक्चुअली क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करती हैं, इकोनॉमीज़ को रेट करती हैं, बैंक्स को रेट करती हैं, कंपनीज़ को रेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट वर्दीनेस, उसमें इंडिया की रैंकिंग गिर जाएगी। और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर इंडिया की रैंकिंग गिरती है तो इंडिया में फर्दर एफडीआई इनफ्लो अफेक्ट करेगा। इंडिया को और जो अगर लोन लेने पड़ेंगे इन इमरजेंसी सिचुएशन, वो लोन नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वेन एवर एनी इंस्टीट्यूशन और इवन एनी इंडिविजुअल्स लेंड टू एनी वन, एनी एंटिटी, वो ये देखता है कि जिसको भी हम लोन दे रहे हैं क्या वो फ्यूचर में हमारा लोन रीपे करने के लिए सक्षम है। अगर नहीं होता तो उसको वो लोन नहीं दिया जाता, या दिया भी जाता तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द अनसर्टेनिटी और इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द रिस्क। और या तो हम कोई कोलेटरल लेते हैं। अगर मैं एज एन इंडिविजुअली बात करें, वी वांट टू लेंड एनीवन, इफ यू वांट टू गिव एनी अ फ्रेंड की लोन 100 रुपये का 200 रुपये का देना, तो हम उसी फ्रेंड को देना पसंद करेंगे जिसमें जो हमें 100-200 रुपये फ्यूचर में वापस कर सके। अगर हमें लगता है कि ये दोस्त हमारा या ये फ्रेंड हमारा हमें लोन वापस नहीं कर सकता, तो वी जनरली अवॉइड दोज लेंडिंग्स। तो ऐसे ही इंटरनेशनल फोरम में भी और इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। तो अगर इंडिया की सोवरेन रेटिंग फॉल करती है तो इट सिंपली इंडिकेट्स कि इंडियन इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस अमाउंट में, जिस पेस में जो इनकम जनरेट हो रही है, वो सफिशेंट नहीं है इंडिया में अपने डेट को पे, इंडियन इकोनॉमी सफिशेंट नहीं है अपने डेट को रीपे करने के लिए। इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज द रिस्कियर इकोनॉमी। Those whosoever want to invest in Indian should be very cautious about their investment। हालांकि एक्सपर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट के पास अभी स्कोप है, गवर्नमेंट चाहे तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में फिस्कल एक्सपेंशन पर जा सकती है। क्यों एक्सपर्ट इतना फोकस करने के गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन पर जाए? क्योंकि जब तक मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन बिल्डअप नहीं होगा, हेल्थ केयर में स्पेंडिंग नहीं होगी, मार्केट में मनी नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, देन इनकम नहीं आएगी पब्लिक के हाथ में, फिर से इनकम नहीं आएगी तो डिमांड जनरेशन नहीं होगा, डिमांड जनरेशन नहीं होगा तो जब भी इंडियन इकोनॉमी रिसेशन की कंडीशन में वो रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इट्स आप ये कह सकते हैं कि एक दो धारी तलवार है, जिसमें अगर फिस्कल एक्सपेंशन पर जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो लोन लेना पड़ेगा, जैसे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, सोवरेन रेटिंग को और डिक्रीज होने का खतरा है। अगर फिस्कल एक्सपेंशन पे नहीं जाती, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन पर जाती है तो इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी, दैट में फर्दर लीड्स टू रिसेशन कंडीशन और रिसेशनरी कंडीशंस। तो उसके बाद भी अपने डेट को रीपे करना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी इंडियन इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, दैट एक्चुअली कैन टेक द रिस्क ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए अगर इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% तक भी जाता है तो भी इस बात के चांसेस कम हैं कि इंडियन इकोनॉमी की सोवरेन रेटिंग को डिक्रीज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेशन ऐसे हैं कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो रिवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट के पास भी टैक्स कलेक्शन आएगा। तो इस एंटिसिपेशन की वजह से हो सकता है जो सोवरेन रेटिंग करती हैं जो एजेंसीज जस्ट लाइक फिच, क्रिसिल, दे विल नॉट गो फॉर रेटिंग कट्स। तो गवर्नमेंट इतना रिस्क ले सकती है बाय गोइंग फिस्कल एक्सपेंशन इनटू दिस बजट और दिस करंट ईयर्स बजट।
बस प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डेट मैनेजमेंट का रोड मैप होना चाहिए। जो आगे आने वाले ईयर का जो बजट जो इस बार फरवरी 1 में प्रेजेंट होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर सिग्नल दे कि कैसे वो उस हाई डेट को मैनेज करेगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस करेगी, कैसे फिस्कल एक्सपेंशन करेगी, पब्लिक के हाथ में मनी कैसे इंश्योर करेगी, डिमांड को कैसे जनरेट करेगी। प्रॉपर क्लियर पाथ होना चाहिए। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट की बात करें, तो यूनियन गवर्नमेंट्स डेट टच द 56.2% ऑफ GDP as of September 30 this fiscal year against the 46.5% at the end of financial year 20. That is why their clear path for debt management is required, and the economy is officially projected to shrink 4.2% at a current price in the current fiscal year. तो अभी फ़िलहाल के लिए एक विंडो अवेलेबल है यूनियन गवर्नमेंट के पास दैट दे कैन गो फॉर फिस्कल एक्सपेंशन इनटू अपकमिंग बजट बाय टेकिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन विदाउट डिक्रीजिंग द सोवरेन रेटिंग ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें अभी करंट रेटिंग क्या है, करंटली वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग, तो एज पर द S&P India's outlook is stable, Moody's negative and Fitch rating is also negative। तो अभी जो इंडिया की रेटिंग है दैट इज़ ऑन लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तीनों ही जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, Moody's एंड फिश, इन तीनों के ही उसमें इंडिया की जो रेटिंग है दैट इज़ ऑन लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। और अगर इससे भी नीचे इंडिया की सोवरेन रेटिंग जाती है तो इंडिया may go into the junk category, and junk category is one of the very पुअर कैटेगरी। और ऐसे कंट्री में, चाहे वो जंक कंट्री हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, नो इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट, नो कंट्री वांट्स टू गिव लोन टू द जंक कंट्री और द जंक कंपनी। डेफिनेटली बैंकरप्ट कंपनी को कोई भी लोन नहीं देना चाहेगा। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्रेड से नीचे गिरता है इंडिया का rating, so India may fall into junk category, and that is a very worst situation for India. That is why experts are saying that it is a time where government take a little risk by going for fiscal expansion into the budget, by providing the helicopter money or easy money to the public, by generating the employment, so the income will generate and demand will get boosted so that economy can recover peacefully. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8। गवर्नमेंट टीम्स अप विद RBI ई-लैंडर्स टू क्रैक डाउन ऑन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। कोविड-19 पैंडमिक के ड्यूरेशन में जो डिजिटल लेंडर्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इनका कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूजर्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। डिजिटल लेंडिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ यू आर करेंटली फॉलोइंग माई न्यूज़ एनालिसिस, आपने डिस्कस भी किया होगा, जहाँ हमने आपको ये न्यूज़ बताई थी कि जो जितने भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग द टफेस्ट राइवलरी टू द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। ऑल्दो रीसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस भी सामने आए हैं। जो जितने भी डिजिटल लेंडर एप्लीकेशंस हैं, लोन एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इनके केस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केस भी सामने आए, चीटिंग के केस भी सामने आए हैं, जहाँ पर ये जितने भी डिजिटल लेंडर्स हैं उन्होंने या तो यूज़र की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्टील करी है, उनकी प्राइवेसी को होल्ड किया है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो किए हैं कि लोन देने के एवरेज में कुछ अमाउंट लेकर के कंपनीज चली गई हैं। तो इस तरह के कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को सामने आए। तो अब एक नई जो मार्केट उभर रही है डिजिटल लेंडर्स की, नई इंडस्ट्री उभर रही है डिजिटल लेंडर्स की, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और रिसेंटली हमने कल ही डिस्कस किया है कि RBI ने एक 4 पैनल मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिकमेंडेशन ऑन रेगुलेशन ऑफ ऑल दीज डिजिटल लेंडर्स कंपनी। जो जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं, डिजिटल लेंडर कंपनीज, इनको रेगुलेट करने के लिए RBI ने अभी एक वर्किंग ग्रुप पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। कल ही हमने डिस्कस किया था। नाउ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड RBI आर एक्चुअली वर्किंग इन टैंडम इन ऑर्डर टू रेगुलेट ऑल दीज डिजिटल लेंडर्स। Apart from these governments and RBI or the regulatory authorities, प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस। अगर आपको पता हो तो गूगल ने कल और लास्ट 10 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली 100 मोबाइल एप्लीकेशंस, जो लोन रिलेटेड एप्लीकेशन से, उनको अपने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है।
on the basis of the complaint or the flag raised by consumers or the government authorities। तो इसमें गूगल भी इसमें काम कर रहा है। गूगल ने इंफॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी कि अभी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 100+ एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस रिमूव किए गए हैं दैट वर एक्चुअली वायलेटिव ऑफ गूगल प्राइवेसी पॉलिसी, दैट वर वायलेटिव ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो गूगल भी इस पर्टिकुलर इशू पर काम कर रहा है। इवन गूगल्स ने अपने डेवलपर्स को भी कॉशियस कर दिया है कि इफ़ देर इज़ एनी एप्लीकेशंस, अगर कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन में से बहुत सारे फ्लैग रेज हो रहे हैं बाय कंज्यूमर्स, बाय अथॉरिटीज़, दैट मोबाइल एप्लीकेशन शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर्स। तो आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद कि उसने एक वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इन ऑर्डर टू फाइट विद दीज फ्रॉडुलेंट्स एंड अनस्क्रैपुलस डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो उसी के बाद गूगल ने भी इस पर्टिकुलर केस को काफ़ी हाई लेवल तक लिया है। अगर हम बात करें कि मोबाइल एप्लीकेशंस, तो ऐसा नहीं है कि वो जितने भी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ चाइनीज़ एप्लीकेशंस, ऑल्दो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस वर्क बिलोंगिंग टू चाइनीज़ लैंड, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के ही एप्लीकेशंस थे जिनको बैन किया है गूगल ने। इवन दो वहाँ पर कुछ इंडियन कंपनीज या इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स भी थे जिनके एप्लीकेशंस को, लेंडिंग एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर्स और द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। आरबीआई ट्विक्स फेमा रूल्स गिव्स विंग्स टू एयरक्राफ्ट्स रीसाइक्लिंग। तो जो ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि ग्राउंडेड हैं, क्यों ग्राउंडेड हैं? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं, तो उन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स को रीयूज़ करने के लिए, उनकी डिसमेंटलिंग करने के लिए या उनको वापस से सेलिंग करने के लिए बहुत सारे रूल्स वायलेट हो रहे थे फेमा के तहत। तो उन रूल्स को आरबीआई ने फ़िलहाल के लिए चेंज किया है सो दैट ऑल द grounded aircrafts can be reused, can go for recycling purpose. So what RBI has done? RBI has now ironed out this problem by allowing export of leased aircrafts, helicopters, engines and other part and parcels in complete or knocked down कंडीशन, जो कि पहले फेमा के तहत एप्लीकेबल नहीं था बिकॉज ऑफ सर्टेन एक करेंसी रिलेटेड एक्सचेंज इशू। एंड एज पर द एक्सपर्ट जो ये रूल चेंज किया है आरबीआई ने, दिस पर्टिकुलर स्मॉल ट्वीक could be the beginning of the vibrant industry for India. Why? Because India has the advantage of cheap labor rate and ideal airport facilities like हैदराबाद एंड एक्सेस टू पोर्ट। तो ये छोटा सा ट्वीक, छोटा सा चेंज इन फेमा रूल्स कैन इवन डेवलप द वाइब्रेंट इंडस्ट्री ऑफ यूज्ड एयरक्राफ्ट्स, लीज्ड एयरक्राफ्ट्स एंड देयर पार्ट्स एंड पार्सल्स इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज एम कैप फॉर जीडीपी रेशियो क्रॉसेस 100% फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड। सो 10 सालों बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर मार्केट कैप ऐड कर दिया जाए तो उन सब का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी रेशियो से 100% से ऊपर क्रॉस कर गया है 10 साल बाद। 10 साल पहले ऐसा हुआ था 2010 में सितंबर में, जब इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो वाज 100.7% था। और अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि ऐसा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें ये जीडीपी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो सबसे हाईएस्ट पर रहा, तो 2007 में दिस रेशियो वाज 149.4%। इट मीन्स 2007 में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 150% था। ऑल्दो इस बार जो हुआ 2021 में जो रेशियो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100.4, बट एटलीस्ट 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने वापस से, इंडिया की जितनी भी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, उनका मार्केट, टोटल मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा बढ़ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इकोनॉमी टू सफ़र लास्टिंग डैमेज फ्रॉम द कोरोना वायरस क्राइसिस सेज फिच। फिच इज़ एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी ने जो कोरोना वायरस पैंडेमिक लॉकडाउन के कारण जो भी सिचुएशन फेस करी है, जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं, दैट इफ़ेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी सून। बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये इंडियन इकोनॉमी अपने इस लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से आगे आने वाले 5-6 साल तक सफ़र करती रहेगी एज़ पर द
Fitch, and this would be due to the combination of supply side scaring and demand side constraints such as the weak state of financial sector, definitely our banking industry, that will keep the GDP well below its pre-pandemic path as per the Fitch. The Fitch is quite पैसिमिस्ट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, और जैसा कि अभी हमने देखा कि फिच ने निगेटिव आउटलुक में रखा है इंडियन इकोनॉमी को, और फिच के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल के लिए इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर विद अ वेरी फास्ट पेस। जो कोरोना वायरस के पैंडमिक के जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो कई सारे एक्सपर्ट का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर के, फिलहाल फिच इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook page. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.